तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो और कितनी भी ज्ञान की बातें दूसरे से सुन लो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप खुद ठोकर खाते हो। और हम उन्हीं एक्सपीरियंस से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, आप उसको प्रैक्टिकली उसको फील करते हो, आप उसको देखते हो, और वो कैसा फील होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस फीलिंग से जो चीज़ आप सीखते हो ना, वो प्राइसलेस होता है। वो आपको किसी भी बुक में या किसी से सुन के आप नहीं सीख सकते हो। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने अपने बहुत सारे बॉसेस के साथ काम किया। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं अब तक की सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करता हूँ। पिछले 12-13 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। एक एमएनसी में मैं जॉब करता हूँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉसेस के साथ काम करने का मौका मिला। एक्चुअली बुरे बॉस तो कभी मुझे नहीं मिले। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा मैच्योर होते हैं। तो बहुत सारे बॉसेस के साथ काम करने को मौका मिला और उन सब ने कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से, किसी ने बहुत प्यार से, किसी ने बहुत मुझे रगड़ के कुछ ना कुछ मेरे अंदर वैल्यू एडिशनिंग किया और मैं उनसे बहुत सीखता रहा। और ये चीज़ मैं पहले से भी जानता था कि अगर आपको सीखना है तो आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आज दो मैं ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको डिस्कस करूँगा जिनके साथ मैंने काम किया और मुझे ऐसा लगा कि आपसे शेयर करूँ, और ये हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगे और थोड़ा सा आप इससे कुछ सीख पाएँ। क्योंकि और वो दोनों, एक विमेन के बारे में बात है, एक लेडीज़ के बारे में बात है। दोनों अलग अलग लेडीज़ हैं वो। तो यूजुअली जो लेडीज़ होती हैं हमारी, ठीक है, तो उनको आज भी सोसाइटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, बहुत सारे रोल्स में देखते हैं। कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई वाइफ है, कोई बहन है, कोई टीचर है, और वो सारे रोल्स को उसी तरह बखूबी निभा रही हैं जिस तरह एक आदमी निभाता है अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल में। सो मैं ये बोलूँगा कि रादर देन सेइंग कि लेडीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, आप उनको लेडीज़ छोड़ के एक ह्यूमन बीइंग देखो, जैसे आप अपने भाई को, अपने अंकल को, अपने डैडी को देखते हो। तो दो लेडीज़ बॉसेस जिनका काम करने का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, मैं आपसे शेयर करूँगा। तो एक इसमें से एक फॉरेनर थी और एक इंडियन थी। तो एक मेरी बॉस थी, वो डायरेक्टर थी और वो फॉरेनर थी। और एक्सपैट्स के साथ मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगती है ना, कि जो उनका थैंक यू और थैंक यू बोलने का जो तरीका है, थैंक यू, एंड जो केयरिंग तरीका है उनका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद हम इंडियंस को ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। और किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, मतलब ये फॉरेनर से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। भले उनके दिल में कुछ भी हो आपके लिए, लेकिन वो आपको अपने बात करने के तरीके से आपका दिल जीत लेंगे, कि उनका 90% काम तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फॉरेनर लेडी थी, वो डायरेक्टर के पोस्ट पे थी। और जब मुझे उस कंपनी में वैकेंसी का पता लगा तो उनके नीचे भी जो एक लेडी थी, हेड ऑफ़ सेल्स थी जो डायरेक्टर के नीचे, तो वो भी एक लेडी थी। तो उन्होंने पहले मैंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू को मैंने क्लियर किया। फिर उसके बाद मेरा लास्ट और फाइनल जो इंटरव्यू था उन फॉरेन लेडी के साथ था। और वो लेडी जो थी, वो मैं दिल्ली में रहता हूँ और बॉम्बे में थी। और बॉम्बे में वो मुझसे स्काइप के थ्रू मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। मेरा पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ उनके साथ मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले किसी डायरेक्ट रिपोर्टिंग या किसी अपने ही वर्टिकल में किसी लेडी के साथ मैंने काम नहीं किया था। और इसके अलावा मतलब पहले के रोल्स में मैंने अपने लेडीज़ के साथ काम किया था जो बॉसेस थी, लेकिन वो मेरे लिटरल में थी, मेरी वर्टिकल में नहीं थी। वो मेरे लिटरल ब्रांचेस में, वो जैसे एचआर हो गए, हेड हो गई, या अकाउंट डिपार्टमेंट की कोई मैनेजर हो गई, या वैसे करके। लेकिन ये पहली मतलब ऐसी लेडी बॉस थी जिनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब मेरे ही ब्रांच में और मेरे ही लाइन में उनका था। तो उनके साथ मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। तो स्काइप मुझे डाउनलोड करने के लिए बोला गया। स्काइप मैंने डाउनलोड किया अपने फ़ोन पे, बट किसी तरह से वो फ़ोन पे डाउनलोड नहीं हो पाया। मतलब डाउनलोड तो हुआ, लेकिन मैं लॉगिन नहीं कर पाया और उनसे बात नहीं हो पाया। तो मुझे फिर बोला गया कि आप स्काइप छोड़ो, आप व्हाट्सएप पे हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं।
तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हुआ, मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया तो एकदम से जो उधर से मुझे जो फीलिंग आई, जो पहला चीज़ मुझे आज भी याद है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, उनका हाय करने का तरीका, उनका गुड इवनिंग करने का तरीका, उनका हाल चाल पूछने का तरीका, वो बहुत वार्मिंग था और बहुत वेलकमिंग था। मतलब एकदम से 2 सेकंड के लिए आपको लगेगा कि आप कितने स्ट्रेंजर हो, और तीसरे सेकंड में आपको फील होगा कि आपको वो कितना जानती हैं, और ऐसा आपको उन्होंने मजबूर कर दिया बोलने पे, ऐसा सर्कमस्टांसेस बना दिया इंटरव्यू का पूरा कि आप दिल खोल के उनसे बातें कर सकते हो और आप बहुत कैंडिड बातें कर सकते हो। मतलब बहुत आप अपने दिल की बातें बता सकते हो, इरिस्पेक्टिव कि क्या आउटकम होगा इंटरव्यू का और किस लेवल पे आपकी पर्सनालिटी को जज की जाएगी। तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया, तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, सारी चीज़ हुई। उसके बाद उन्होंने बारी बारी से मेरा जॉब प्रोफाइल पूछा, क्या वैल्यू एडिशन लेकर आऊँगा मैं ऑर्गेनाइजेशन में आऊँगा तो, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने मुझे कंडीशन में डालना शुरू किया, अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे, अगर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, कुछ जो उनके सवाल थे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहाँ पे लोग 8 साल 10 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो कैसे आप करोगे, अगर आपके पास ज़्यादातर लेडीज़ एम्प्लॉय हो तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना होगा तो आप कैसे करोगे, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, आपका क्या रोल रहेगा, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो उन्होंने रखने शुरू किए, मैं एक करके जवाब देता गया। एक क्वेश्चन पे उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मुझे आज भी याद है, और इस बात का 3 साल से ऊपर का इंसिडेंट हो गया है, तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे आज भी याद है, बिल्कुल फ्रेश है, कि आपके बारे में आपके एम्प्लॉयज़ कैसे सोचेंगे, एज ए आपके जो नीचे के लोग हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कैसे सोचेंगे आपके बारे में। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला कि देखो, किसी लीडर को जज उसके काम के बेस पे किया जाता है, और मैं अपने आप को एक ऑनेस्ट लीडर के बीच में जाना चाहूँगा, लीडर के रूप में जानना चाहूँगा, और मैं ऐसा बंदा ज़रूर जाना चाहूँगा जो प्रोसेस को फॉलो करता है और जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है। उसके लिए कोई चीज़ चलता है नहीं है, बट हर चीज़ में वो रिबेलियस है, हर चीज़ में वो रिवोल्यूशनरी है, रिबेलियस नहीं रिवोल्यूशनरी है, और अपने थॉट्स को रखता है वो, और उसको इम्प्लीमेंट करा के और नए नए चीज़ें, नए नए बेंचमार्क सेट करता है। मैं इस लेवल पे जानना चाहूँगा। तो शायद उनको मेरी भी बेबाकी अच्छी लगी और मेरा बहुत क्लियर थॉट अच्छा लगा। तो फिर पूरा जाके इंटरव्यू हुआ, और फाइनली 2 घंटे में मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ गया कि आप इंटरव्यू से थ्रू हो चुके हो और आप ज्वाइन कर सकते हो, आप एएसएपी ज्वाइन कर सकते हो। फिर जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो हमारा एक सेल्स कॉन्फ्रेंस होना था, सेल्फ कॉन्फ्रेंस नहीं था, एक छोटा सा मीट था हमारा, एक बजटिंग का मीट था कि कैसे फोरकास्ट में क्या सारी चीज़ें होंगी। मिड ईयर जो रिव्यू होता है कि साल भर का इतना बजट है, जो भी लोग सेल्स में और ये सारी चीज़ों में काम करते हैं उनको पता होगा। तो जो भी साल भर का आपका जैसा भी बिज़नेस है, उसके बीच में जो 6 महीने के बीच में जो आपका एक मिड ईयर रिव्यू होता है, तो उसमें आप रिव्यू करते हो कि हाँ, कि कैसा लग रहा है, साल भर में हम अपना टारगेट कर पाएंगे, दिसंबर आते आते जुलाई में ये सिचुएशन है, क्या क्या पहले 6 महीने में हमें हर्डल्स रहे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रही, कैसे कैसे हमने उनको इनकैश किया, और ये सारी चीज़ें। तो उससे पहले मैंने जब ज्वाइन किया तो उनसे मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई थी। स्काइप इंटरव्यू के बाद मैं ज्वाइन किया, क्योंकि वो बॉम्बे ऑफिस में बैठती थी और मैं दिल्ली ऑफिस में बैठता था, और उनसे मैं मिला और हम सब लंच कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सब पहुँचे, और उसके बाद दोपहर में हम लोग गोवा पहुँचे, और वहाँ पे होटल में जिस मेरे रिजॉर्ट में हम स्टे किए थे, तो वहाँ पे हमने वो फटाफट खाना खाने का टाइम हो गया था, तो हम लंच कर रहे थे, और उसके बाद हम सबको अपने रूम में चेक इन करना था, और चेक इन करने के बाद फिर हमारा 3 बजे से आपका मीटिंग का फर्स्ट डे का मीटिंग का चालू हो जाना था, जिसमें वार्म अप था, और ये मीटिंग पूरी 3 दिनों की थी हमारी, 2 दिनों की पूरी थी, हाँ 2 या 3 दिन की थी, 3 दिन की थी। तीसरे दिन में हमें एक्चुअली वहाँ से निकलना था, सारे लोग वहाँ से अब जाने थे, तो 12-1 बजे तक हमें चेकआउट करना था। तो पहला मेरा जो इंटरेक्शन हुआ फिज़िकल, तो मैं काफ़ी खुश हुआ, उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं बैठ के हाथ से आपका वो खाना खा रहा था, चावल दाल सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें। और क्योंकि मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि अगर आप स्पून दे दोगे तो अगर वैसे स्पून से खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हाथ से खाने में मज़ा है वो शायद स्पून से नहीं है, एक फुलफिलमेंट सी होती है। और स्पेशली जब आपकी रेजिंग ऐसी हो, जब आपका बचपन से ऐसे हो, तो नो मैटर आप कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आपको अपने जड़ों से रहना चाहिए। और इसमें जड़ की भी बात नहीं, एक कम्फर्ट की बात है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैं बैठ के खाना खा रहा था बाकी लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी उस समय कंपनी में नया नया था, ऑर्गेनाइजेशन में नया था, अभी 1 ही 2 महीने हुए ही थे। और तो फिर उसके बाद 1-2 महीने नहीं, एक हफ्ते ही हुए थे, 1 हफ्ते 10 दिन हुए थे। उसके बाद
एकदम से उन्होंने देखा, हाय हेलो ऐसे करते हुए एकदम से आई, वो हैंडशेक किया उन्होंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उतने सारे लोगों के बीच में जहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स थे, उस बीच में उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, और मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैं भी कोई हूँ इस कंपनी में। और सबसे मुझे इंट्रोड्यूस भी कराया वहीं पे, एक दूसरे से जो मिले जो उस ऑफिस में नहीं हुआ करते थे, और सबसे इंट्रोड्यूस कराया। तो जब हम लोग बैठे मीटिंग में, उस दिन पूरे मीटिंग में मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ, जब भी मुझे थोड़ा मौका मिलता रहा मैंने बोलना चालू किया थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होता गया, थोड़ा थोड़ा मैं कंफर्ट गेन करता गया। दूसरे दिन आपका फिर जब मीटिंग 8 बजे शुरू होने वाली थी, तो एक्सपर्ट्स की एक अच्छी बात ये होती है कि उनके लिए 8 बजे का मतलब होता है 7:55। और यूजुअली इंडियंस के साथ मैंने ये देखा है, मतलब आई एम सॉरी, मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ये ब्लेम गेम भी नहीं है एक्चुअली, ये फैक्ट भी अगर आप देखोगे तो हम इंडियंस के लिए होता है 8 बजे का मतलब 8:05 8:10, वो 8:15 8:20 तक भी हो जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उस समय मैंने क्या देखा कि भाई सबने मुझे बोला कि भाई ये बॉस जो हैं, इनका 8 बजे का मतलब है 7:55 पे आप अपने टेबल पे आ जाना मीटिंग के लिए, कल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैंने भी सोचा यार चलो ठीक है, मैं 7:45 में आके बैठ गया। वो ठीक डॉट 7:50 पे अपने रूम से बाहर निकली, सबको हाय गुड मॉर्निंग करती हुई आई वो, सबसे हैंडशेक किया, सबसे मेरे को भी विश किया, मैंने भी उनको विश किया, और हम रेडी हो गए। और पूरा जो कॉन्फ्रेंस रूम था हमारा 7:55 तक फुल हो गया, मतलब जितनी अटेंडेंस थी हम 15-20 लोगों के लिए, सारे लोग हम आके बैठ चुके थे। तो ये एक तरह का मेरे लिए थोड़ा सा अस्टॉनिशमेंट भी था, क्योंकि यूजुअली जो भी मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेज जो मैंने इससे पहले की थी, तो उसमें होता था क्या था कि 7 बजे या 7:50 अब बोलते थे, या जो भी, तो उससे लोग 10-15 मिनट बाद में आते थे, उसमें भी लोगों को कॉल करना पड़ता था। तो बीइंग ए फॉरनर एक ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी कि टाइम के वो लोग बहुत पाबंद होते हैं। उसके बाद मीटिंग चली डे 2 में, और मैं कॉन्फिडेंट था, सारी चीज़ें मैंने अपनी बातें रखी, अपने व्यूज़ को रखे, अपनी ये सारी चीज़ें की। और डे 3 में इसी तरह मेरा और कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा, फिर बात करते करते, और फिर उसके बाद हमारा वहाँ से पूरा पैकअप हुआ। फिर डे 3 में हम लोग थोड़ा गोवा घूमने गए, और वहाँ से गोवा घूम के हल्के फुल्के सबने शॉपिंग की, लोकल मार्केट गए, वहाँ से करके फिर हम लोग अपने अपने फ़्लाइट्स में आ गए। और हम वापस जब एयरपोर्ट पे आए तो उनको बॉम्बे जाना था और मुझे वापस दिल्ली आना था। तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे मेरी काफ़ी उनसे बातचीत हुई, करीब आधे घंटे बातचीत हुई। उन्होंने एक्चुअली बातचीत करने का वो ये किया, और काफ़ी चीज़ें मुझे समझाया, काफ़ी इंसाइट्स दिए, काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। क्योंकि वो भी जो कंपनी में डायरेक्टर पोस्ट पे थी, तो वो डायरेक्टर पोस्ट पे नहीं आई थी, वो 2-3 पोजीशन नीचे आई थी। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करके काफ़ी कम समय में 3-4 साल के अंदर वो डायरेक्टर बन गई। तो उन्होंने अपने काफ़ी इंसाइट शेयर किए और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपका टीम में स्वागत है और आपको ऑल द बेस्ट है, कोई भी सपोर्ट चाहिए होगी तो आप हमेशा बेझिझक मुझे या जो मेरी रिपोर्टिंग बॉस है उनको कॉल कर लेना, और हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर उनकी फ़्लाइट पहले थी, मेरी फ़्लाइट और डिले हो गई तो वो निकल गई, और उसके बाद मेरी फ़्लाइट 2-2.5 घंटे लेट हो गई, तो हम लोग फिर शाम को निकले। उसके बाद जब रेगुलर हम लोग ऑफिस आते रहे, तो उसी तरह उनका केयरिंग नेचर, कोई भी रिव्यू, कोई भी मीटिंग होती थी तो डेटा पे वो बात करती थी और उन चीज़ों पे बात करती थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बीइंग ए फॉरनर क्या एडवांटेज है, उन चीज़ों पे वो बात करती थी जिससे बिज़नेस पे कैसे इम्पैक्ट आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। क्या हो गया वो बात छोड़ो, ब्लेम गेम में नहीं, लेकिन आगे क्या करना है इस चीज़ पे उनका ज़्यादा फोकस रहता था। तो एक ये चीज़ मैंने उनसे बहुत सीखा था। और कुछ सालों बाद फिर वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपनी से मूव करेंगी, और फिर वो मूव कर गई। तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रही बीइंग एक्सपैट, बीइंग ए लेडी। काफ़ी वो मैच्योर थी, और काफ़ी उनका डिटेल में जाने का, टीम की तरफ सपोर्ट करने का, टीम को ट्रस्ट करने का काफ़ी उनका अच्छा एटीट्यूड था। एक तो ये हो गई। दूसरी जो मेरी बॉस थी वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में थी, और वो हेड ऑफ़ सेल्स पे थी, हेड ऑफ़ सेल्स की पोजीशन पे थी। तो ये जो मेरी बॉस थी ये देखने में काफ़ी अच्छी थी, और बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी था। अब अच्छी का मतलब आप ये मत समझना कि जो भी इंसान अच्छा होता है आप उसके साथ कुछ ऐसा ही रिलेशन रख सकते हो, नहीं। आपके घर में अच्छी आपकी बहन भी होती है, आपकी माँ भी होती है, आपकी सिस्टर भी होती है, बट जस्ट हाँ, मतलब एक इंसान अगर कोई गुड लुकिंग हो तो ये उसके लिए एक बेनिफिट है, एक एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि बस फिर आपका कॉन्फिडेंस उस तरह से होता है, लोगों में एक्सेप्टेंस होता है, लोगों में आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ जाती है। इट्स नॉट बैड एक्चुअली ये एक अच्छा ट्रेट माना जाता है। आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ही अगर कोई अपनी कंपनी खोलते हो तो वहाँ पे ऐसे लोगों को तो नहीं रखना चाहोगे
जो किसी भी तरह से थोड़े शैबी हैं, थोड़े प्रेजेंटेबल ना हो। तो ये जो थी, तो ये इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस था, और इनको जिस पोजीशन पे थी तो उसमें मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं थी, मेरी सुपर बॉस थी हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा हमारा काम था, छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, तो हमारा यूजुअली डे टू डे बेसिस पे हमारा डील होता ही था। इनकी 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो ये थी कि सबसे पहले तो ये भी काफ़ी केयरिंग नेचर की थी, क्योंकि एक शायद इनके मन में ये भी था कि हाँ भाई, मुझे फर्स्ट लेवल का जो इंटरव्यू लिया था उन्होंने लिया था और हायर किया था, और तो एक होता है कि हाँ, आप जिसको लाते हो ऑन बोर्ड लाते हो, तो ऑब्वियसली जो आप अपने हिसाब से उस इंसान को जब लेकर आते हो तो आप उसके अंदर जो भी एक्सपेक्टेशन होती है तो आप उसको देखते हो, और फिर आप उसके सपोर्ट भी आपका करना फ़र्ज़ है, क्योंकि आप ही ने उसका लिए थे। एक तो ये भी था। दूसरा क्या था कि जिस तरह से मैं रिप्लाई करता था, जिस तरह मैं सारी चीज़ें करता था, शायद उनको वो भी थोड़ा सा मैच्योर हो, वो भी थोड़ा फ्रूटफुल लगता था। तो इनकी 2-3 चीज़ें काफ़ी केयरिंग भी थी। तो जो लेडीज़ जो बॉसेस होती हैं उनकी एक आपको हमेशा अच्छी बात ये लगेगी ना कि वो काफ़ी केयरिंग होती है, बिकॉज बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग ये, तो आपको ना वो बहुत केयर करेंगी, बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह, सिस्टर की तरह, या एज ए इंडिविजुअल की तरह भी अगर आप देखोगे। ठीक है, यूजुअली मेल बॉसेस में यूजुअली कम देखता हूँ, उनके तरफ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा रहता है। फीमेल बॉसेस में ना थोड़ा आपको वो जो इमोशनल पार्ट रहता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो हालांकि वो प्रैक्टिकल भी होती है, इसका मतलब भी नहीं, लेकिन हाँ, केयरिंग नेचर इनका बहुत ज़्यादा रहता है, तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक बहुत ही बेनिफिट की बात है। दूसरा इनका क्या था कि जो ये वर्ड्स जो यूज़ करती थी वो ज़्यादा मतलब ऐसे थे जो ज़्यादा आपको फैंसी वर्ड्स थे। जो लेडीज़ बॉसेस होती हैं वो ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करती हैं। तो फैंसी वर्ड्स यूज़ करती हैं इन द सेंस कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि मुझे कंपेयर करना है तो मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूँगी, या मैं ऑरेंज टू ऑरेंज कंपेयर करूँगी। लेकिन हम लोग क्या बॉस, जब मेल बॉसेस होते हैं वो क्या कंपेयर करते हैं, वो एग्जांपल कैसे देते हैं कि मैं लाइक फॉर लाइक कंपेयर करूँगा। लास्ट ईयर सितंबर में तुमने कितना बिज़नेस किया था, इस ईयर सितंबर में तुमने कितना बिज़नेस किया है। मेल बॉस यूजुअली ये करते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं वॉइस में शायद वो बीइंग लेडी उस तरह उनकी रेजिंग होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नज़ाकत, थोड़े से वर्ड्स के वैसे चूज़ होना होता है। तो एक वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो उनके साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ बहुत सारी बातों पे नोक-झोंक होती रही। और जो फीमेल बॉसेस होती हैं, ये जो मेरी बॉस थी, ये जो इंडियन बॉस थी, तो ये अगर कोई चीज़ हो जाता है तो उसके पीछे पड़ती थी कि भाई वो क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या है, आप वो बताओ। तो और यूजुअली क्या होता है कि प्रेशर में शायद जो मेल बॉसेस हैं जितना झेल लेते हैं, इन बॉसेस यूजुअली उतना प्रेशर नहीं झेल पाती हैं। वो थोड़ा सा हाइपर हो जाती हैं, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, और आपको कभी कभी बेयर करना पड़ता है। बट हाँ, कि ये ऐसा आप किसी ये मेल या फीमेल पे आप इसको नहीं जज कर सकते, वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 2 लोगों के ऊपर कोई भी एक्सपीरियंस जज करना, पूरी कम्युनिटी को ऐसे बोलना, पूरी ऐसे बोलना, तो ये बहुत सही नहीं होगा। बाकी इनका भी काफ़ी केयरिंग नेचर था, और किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को देखना। लेडीज़ बॉस के साथ एक और अच्छा एडवांटेज क्या होता है ना कि अगर वो सीनियर पोजीशन पे कंपनी में होती हैं, तो जब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जो आपके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन उनसे बात करनी होती है, तो यूजुअली अगर मेल है सामने तो वो बीइंग ए लेडी आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी बातों को लॉजिकली हाँ या ना करेगा। लेकिन अगर वही आपकी बॉस लेडीज़ तो हैं, प्लस साथ में दूसरी कंपनी में भी लेडीज़ है ना, तो यूजुअली उनमें बहुत आपका अच्छा इक्वेशन नहीं दिखेगा। स्पेशली वो एक दूसरे से एग्री नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। शायद वही वाली बात होती है, जैसे एक मेल से मिलता है उसी तरह एक लेडी से मिलती है। तो बस यही मेरा 2 एक्सपीरियंस था। आज दोनों बॉसेस मेरे साथ, ये मेरी नहीं हैं, और ये दोनों आगे मूव कर चुके हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में। बट ओवरऑल मैं अगर आपको बोलूँ तो मेल और फीमेल बॉस में एक सिर्फ मात्र यही डिफरेंस होता है कि थोड़ी लेडी बॉसेस ज़्यादा केयरिंग होती है, ज़्यादा आपके बारे में फ़िक्र करती हैं एज इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, एज ए बॉस। आप उनके फैमिली का पार्ट हो, और दे शेयर लॉट, आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देती हैं, मतलब उनका दिल खुला होता है। एट द सेम टाइम मेल बॉसेस चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करते हैं, और वो बहुत प्रोफेशनल रहते हैं आपसे। तो दैट्स इट। कुछ आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। बाकी मेल या फीमेल हम बाद में, हम सब पहले ह्यूमन बीइंग है, और जिसके साथ भी हम काम करें उसको जज ना करें, हम उनसे कुछ सीखें। और हर इंसान के अंदर कुछ खास बात होती है, जैसा कि बोला गया है। तो
मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपके बॉस के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, अगर कोई लेडी बॉस या कोई मेल बॉस हो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँ।